गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरूह के काव्यखंड का तीसरा पाठ करेंगे, जो कि हमारे कवि हैं कुंवर नारायण जी। उन्होंने इसमें 2 कविताएं लिखी हैं। एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो आज हम कविता के बहाने करेंगे। उससे पहले हम कवि कुंवर नारायण जी के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, कुंवर नारायण जी जो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवि हैं। बेटे, आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमारी हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास हुआ है। पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो हुआ उसे हम 1850 ईस्वी के बाद का मानते हैं। उसमें भी फिर छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता का आगमन हुआ, जिसके ये प्रमुख कवि माने जाते हैं नई कविता के। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। युग चेतना नामक एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, जिसका इन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाएं जो हैं वो हर प्रकार की हैं। काव्य संग्रह भी दिए हैं, प्रबंध काव्य भी दिए हैं, कहानी संग्रह भी, समीक्षा भी। और ये अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरे शतक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के से ओतप्रोत कवि रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा मतलब हर फील्ड में इन्होंने लिखा है। कवि के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे तो इन्होंने और भी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कविता में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। काव्य संग्रह देखिए, चक्रव्यूह है जो 1956 में लिखा था इन्होंने, परिवेश, हम तुम, इन दिनों आदि। प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, काव्य चेतना इनकी जो थी वो अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ है, मतलब बहुत ऊंची क्वालिटी की है और बहुत ही अच्छी है। इसमें इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिया। विचारों की प्रधानता, जिसमें विचार ज़्यादा होते हैं, मतलब जो सोचने को विवश कर दें दूसरे आदमी को। वैज्ञानिकता का पुट है, जिसमें सच्चाई है, जो तथ्यों पर आधारित है, वो चीज़ इन्होंने लिखी है। प्रतीकात्मकता, सामाजिक चित्रण दिखाया है, मानवतावाद दिखाया है। इनकी नगरीय संवेदना का चित्रण है इनकी रचनाओं में। तो ये है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। भाषा शैली की बात आती है तो विषय विविधता के साथ साथ विषय भी अलग अलग लिखे हैं, और उसकी विविधता के साथ साथ इन्होंने भाषा भी अलग अलग इस्तेमाल की है, यानी अनेक भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। साहित्यिक खड़ी बोली के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं में भी लिखा है। इनकी रचनाओं में इन्होंने शब्द उनके भी प्रयोग किए हैं और ज़्यादा तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। और इनकी रचनाओं में जो क्या है, गंभीरता का पुट है, यानी गंभीर विषय ये लेकर चले हैं। तो आइए देखते हैं, आज इनकी पहली कविता करेंगे हम, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखिए, कवि क्या कहते हैं कि कविता जो है वो एक उड़ान है। उड़ान कैसे है? आज किसी कवि ने लिखी, उसकी जो किताबें हैं या जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं रुक गई हो उड़ान, यानी कविता की उड़ान जो है वो कभी नहीं रुकती। वो पीढ़ी दर पीढ़ी, और पता नहीं कब की लिखी हुई, हम जैसे आज पढ़ रहे हैं, आज की लिखी हुई आगे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी। तो इसका देखिए क्या कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि समझाना चाहते हैं चिड़िया के बहाने से कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती रहती है एक घर से दूसरे घर फुदकती हुई, तो इसी प्रकार कविता क्या है, एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने।
लेकिन चिड़िया को तो पता नहीं कि कविता भी तेरे समान उड़ रही है। तो कहते हैं कि कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, वो बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने कि वो चिड़िया की तरह कैसे पंख लगाकर इस घर उस घर, यहाँ से वहाँ, पता नहीं दूर दूर देशों तक पहुँच जाती हैं कविताएं। चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, एक मतलब एक ऊंचाई पर, विशेष ऊंचाई पर जाकर चिड़िया उससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन कविता की कोई बंदिश नहीं है, वो बहुत ऊंचाई तक, कहने का मतलब है बहुत लंबे समय तक आगे से आगे जा सकती है। तो यही कवि ने कहा है, गहराई किस चीज़ के लिए है, कविता की, कि देखिए चिड़िया के बहाने उसके पंख लगाकर कविता उड़ती है इस घर उस घर, और इसकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। तो ये बताया गया है इसमें। आपसे कवि और कविता का नाम पूछेंगे। कविता एक उड़ान है, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट करना है आपको। तो क्या भाव है कि कविता एक उड़ान की तरह है, वह आज का जो है उस चित्रण को, मतलब जो आज की वास्तविकता है उसे आगे आने वाले समय में दिखाएगी, और जो पीछे के समय में होती थी उन बातों को वो हमें आज दिखा रही है। तो यानी उसकी उड़ान असीमित है। चिड़िया क्या जाने में क्या व्यंग प्रकट किया गया है। अब देखिए, जो उड़ान कविता भर सकती है तथा जिस स्थान पर वह जा सकती है उस स्थान पर चिड़िया शायद कभी नहीं जा सकती। तो कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। सॉरी। काव्य सौंदर्य पूछेंगे आपसे, तो आप बता देंगे कि कविता में अपार संभावनाओं को प्रकट किया है। कवि की कल्पना जो होती है वो सीमा रहित होती है। चिड़िया की तो उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है, क्योंकि जैसे कहते भी हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मुक्त छंद का प्रयोग है। कवि ने तुक का प्रयोग कर लय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, यानी तुकबंदी अच्छी कर रखी है। प्रश्न शैली में नाटकीयता की सृष्टि की है, यानी प्रश्न पूछते हुए कि चिड़िया क्या जाने, क्या है ये, एक तरह का प्रश्न है। तो हम कहेंगे प्रश्न शैली में नाटकीयता बना के उन्होंने अपनी कविता पेश की है हमारे सामने। शांत रस विद्यमान है, अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग कर रखा है। ये इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। देखिए, अब क्या कहा कि कविता तो उस फूल की तरह है जो खिलता है, और एक उसका भी क्या है, खिलना क्या है, एक सीमित समय के लिए है। तो फूल की तुलना करते हुए, फूल के साथ कविता की तुलना करते हुए कवि कहता है कि कविता तो एक खिलना है उन फूलों के समान। उन फूलों के खिलने के बहाने कविता का खिलना दिखाया गया है कि कविता का खिलना फूल नहीं जानते। बाहर भीतर इस घर उस घर, जिस तरह फूलों की खुशबू घरों के अंदर बाहर ऐसे आ जाती है, और बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। लेकिन फूल इस बात को नहीं जानता, क्योंकि वो तो मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी भी नहीं मुरझाती। उसमें वही ताजगी, वही सरसता और वही गेयता हर समय जब भी पाठकगण पढ़ते हैं तो उन्हें वही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो एक कवि देना चाहता है। तो इसीलिए फूल के माध्यम से क्या कह रहा है कवि कि कविता तो एक खिलना है फूलों के बहाने से। कविता का खिलना फूल नहीं जानते, वो ना ही इस बात को जानते हैं कि ये बिना मुरझाए हमेशा खिली रह सकती है। कौन? कविता। और उसकी खुशबू कभी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा हमारे साहित्य में यूं ही खुशबू बनाए रहते हैं। कौन? कविता रूपी फूल। तो इसकी भी आपसे यही पूछेंगे, कविता का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है, इसमें किसके बहाने से कविता का खिलना बताया गया है, तो ये आप उत्तर देंगे। आगे बताया है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखिए, ना तो फूल समझ सकते थे,
कि बिना मुरझाए कैसे कविता हमेशा के लिए चिरस्थायी बनी रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ना चिड़िया समझ सकती थी कि वो चिड़िया से भी ऊंची उड़ान भर सकती है। लेकिन बच्चों के बारे में कवि क्या कहते हैं कि कविता तो एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी बच्चों के बहाने हम कविता को एक खेल की तरह लेते हैं कि ये क्या है, ये भी बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं ना, जब खेलते हैं तो उन्हें अपने प्राय का और किसी निम्न जाति उच्च जाति का कुछ लेना देना नहीं होता। वो किसी के भी घर जाके छुप सकते हैं, खेल सकते हैं, किसी के भी घर पहुंच के कुछ खा पी सकते हैं। तो यानी जैसे बच्चे सब घरों को एक ही मान लेते हैं, अपना ही मान लेते हैं, इसी प्रकार कविता को भी बताया गया है कि जो कविता है वो तो बच्चों के समान है, बच्चों के खेल के समान है। वो क्या करती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, वो हर जगह अपना वही स्वरूप दिखाती है। जो इस घर में दिखाया वो उस घर में, या जो यहाँ दिखाया है वो कालांतर बाद भी अगर कोई देखता है तो वो वही रूप अपना दिखाती है। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चे जानते हैं क्या कि जिस प्रकार वो खेलते हैं सभी घरों को एक करके, इसी तरह कविता भी निश्चल भाव से अपनी जो खुशबू है या जो उड़ान है या जो उसमें रस है वो सभी को एक समान देती है। तो बच्चे ही जान सकते हैं कि कविता सभी घरों को एक करती है और सबको अपना एक जैसा स्वरूप देती है। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि बच्चे जान सकते हैं कविता के बारे में, ना फूल समझ सकते हैं और ना चिड़िया समझ सकते हैं। तो ये थी बेटे आपकी कविता के बहाने। आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि चिड़िया की उड़ान भी सीमित होती है, फूलों का खिलना भी सीमित होता है, लेकिन कविता का ना खिलना सीमित है और ना ही उड़ान सीमित है, वो असीमित है, वो चिरस्थायी है, वो हमेशा के लिए यहीं रहती है। जबकि चिड़िया का भी एक जीवन काल होता है, फूल का भी एक जीवन काल होता है, चिड़िया की उड़ान भी एक सीमित स्थान तक होती है, लेकिन कविता उससे आगे जा सकती है। लेकिन फूल और चिड़िया इस बात को नहीं समझ सकते। इस बात को कौन समझ सकता है? इस बात को बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे भेदभाव नहीं करते, किसी में ऊंच नीच का वो नहीं मानते अंतर, और वो हर घरों को अपना ही घर समझ के खेलते हैं, हर जगह को एक मान लेते हैं। इसी प्रकार कविता भी क्या करती है, सब जगह एक समान अपना स्वरूप देती है, रस देती है, रस से आनंद प्रदान करती है। तो ये थी आपकी कविता, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती बेटा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो आपके पास मेरी सभी वीडियो पहुंच जाएंगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। धन्यवाद।